Hello everyone, welcome back. This is Neha Devnani here, and we are discussing English Gala paper number 4, section B today. I hope everyone is doing great and you all are well. Next topic, which we are about to start after section A, is section B. Read the following words and answer the questions. पोएम है, पोएम रीड करनी है और उसके आंसर्स का देखना है हमें. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अगर हम ऐसा ना करें कि बस एक ही डायरेक्शन में बस पूरा दिन काम करते रहें और किसी दिन हम थोड़ा सा ब्रेक दें, थोड़ा सा रुक जाएं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ टाइम के लिए कुछ भी ना करें, तो हो सकता है कि थोड़ी देर का जो साइलेंस है वो हमारी सैडनेस को, हमारे डिप्रेशंस को इंटरप्ट करे. इंटरप्ट मीन्स थोड़ा सा उसको पॉज दे. यहाँ पर पोएट हमें सैडनेस किसके लिए बता रहे हैं कि हम कई बार खुद को नहीं समझते, हमारी प्रॉब्लम्स में बट ट्रैप में फंसते जाते हैं, साइकिल्स को रिपीट करते जाते हैं और खुद को नहीं समझते. तो उसकी सैडनेस से हमें कुछ देर के लिए इंटरप्शन मिलेगी. इंटरप्शन मीन्स थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ. थ्रेटनिंग का मतलब होता है खुद को डराना, खुद टेंशन लेना, और हमारी डेथ के बारे में ही हमें अक्सर डर लगा रहता है कि लाइफ में अब तक ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, हम सब मोर्टल्स हैं, डेथ आएगी, और इन सब चीज़ों को लेकर हम काफ़ी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं. तो इन शॉर्ट बेसिकली यहाँ थोड़ा सा शांत रहने के लिए, कुछ देर ब्रेक देने के लिए कहा गया है, थोड़ा सा खुद में इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कहा गया है, ताकि हम खुद को समझ पाएँ और लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकें. सो ये आपका पोम था और इसके क्वेश्चन आंसर्स में हम देखते हैं. फर्स्ट 21 नंबर, वॉट डू पीपल परस्यू. परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, सिंगल माइंडेडली, यानी एक ही डायरेक्शन में बस क्या परस्यू करते रहते हैं, क्या फॉलो करते रहते हैं लोग, एक ही सोच के साथ, एक ही सेम तरीके से. विच इज़ द बेटर कोर्स द पोएट सजेस्ट. बेटर कोर्स का मतलब है कि इससे अच्छा बेटर रास्ता कौन सा है जो पोएट हमें सजेस्ट कर रहे हैं, कि सिंगल माइंडेडली जो आप कर रहे हो वो नहीं करके आपको क्या करना चाहिए. पोएट आपको क्या बता रहे हैं. द पीपल सिंगल माइंडेडली परस्यू मीन्स फॉलो देयर बिजी लाइफ. बस जो हमारा साइकिल है, रूटीन है, हम सिंगल माइंडेडली बस एक ही डायरेक्शन में करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देख रहे. ऑलवेज फोकस्ड ऑन मूविंग फॉरवर्ड विदाउट पॉज. बस हमें चलते रहना है, एक चीज़ पूरी नहीं हुई दूसरी करनी है, दूसरी नहीं तीसरे में एंटर करना है. बस हम ब्रेक नहीं देते, खुद को समय नहीं देते. द पोएट सजेस्ट दैट इंस्टीड ऑफ बीइंग सो कंज्यूम्ड बाय कॉन्स्टेंट एक्टिविटी, पूरा टाइम बस लगे रहना कोई ना कोई एक्टिविटी में, कांस्टेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहना, उस चीज़ में इतना कंज्यूम, यानी खुद को अंदर इतना डाल देना, वो करने के इंस्टीड ऑफ वी शुड स्टॉप फॉर अ वाइल एंड डू नथिंग. थोड़ी देर के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए और एकदम स्टॉप हो जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए. दिस पॉज कैन ब्रिंग पीस. ऐसा करने से हमें कुछ देर की राहत मिल जाएगी, थोड़ा सा पीस मिलेगा. एंड हेल्प अस रिफ्लेक्ट ऑन आवर सेल्फ. हम थोड़ा सा खुद पे ध्यान दे सकेंगे, थोड़ा खुद में ध्यान दे पाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर सकेंगे. 22, व्हाट सॉरी व्हेन कैन अस यूज साइलेंस डू अस गुड. इतना जो साइलेंस हमें मिलेगा, शांति मिलेगी, वो क्या अच्छा करेगा हमारे लिए और कब करेगा अच्छा, कब ये चीज़ हमें होगी कि साइलेंस से हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है. A huge silence can do us good when we stop our hectic activities. एक ह्यूज साइलेंस हमारे लिए तब कुछ अच्छा करेगा जब हम अपनी एक्टिविटीज़, हेक्टिक एक्टिविटीज़, यानी जो हम कॉम्प्लेक्स रोज़ जो काम करते रहते हैं, उसे थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा स्टॉप हो जाएंगे एंड टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. टाइम टू रिफ्लेक्ट का मतलब है हमने क्या किया, कितना सही किया, क्या गलत किया, इंस्टीड ऑफ हमें क्या करना चाहिए, खुद के ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्शन देना. जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो वो साइलेंस हमारे काम आएगा, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा. इट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर. ये साइलेंस फिर हमें मदद करेगा खुद को समझने में, हम खुद को समझ पाएंगे. एंड फाइंड इनर पीस, हमें अंदर से ही एक शांति फील होगी. साइलेंस कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ स्ट्रेस. साइलेंस से हमारे जो स्ट्रेस का साइकिल है, सैडनेस, यानी हम कोई ना कोई चीज़ को लेके बस सैड होते रहते हैं, अपने बिजीनेस को लेकर बहुत बार ट्रैप फंसा हुआ फील करते हैं, तो इन सब चीज़ों से साइलेंस हमें थोड़ा सा ब्रेक दे देगा. वॉट कुड गेट अस रिड ऑफ थ्रेटनिंग विद डेथ. रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना. तो क्या करने से हमें ये जो डेथ का खतरा लगा रहता है, डर फील होता है, तो उससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, क्या करने से मिलेगा. अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ कैन रिड अस ऑफ द फेयर ऑफ डेथ. हम जब खुद को समझने लगेंगे,
लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, पॉज देंगे और लाइफ को देखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो उससे हमारा ये जो डेथ का फेयर है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। व्हेन वी स्टॉप रशिंग थ्रू लाइफ एंड एम्ब्रेस साइलेंस, जब हम हमारी लाइफ में रश करना स्टॉप करेंगे, थोड़ा शांति से रहेंगे और साइलेंस को भी इंजॉय करेंगे, उसको भी फेवर करेंगे, वी कैन लिव मोर मीनिंगफुली, हम हमारी लाइफ को और ढंग से जी पाएंगे, एक मीनिंग के साथ जी पाएंगे, और हमारा जो एनजाइटी है, टेंशन है मोर्टालिटी को लेके यानी डेथ को लेकर, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। 24 विच इज़ वॉट सैडनेस इज़ रेफर्ड टू, यहाँ पर किस सैडनेस की बात की गई है इस पूरे पोम के अंदर? द सैडनेस refers to the unhappiness caused by people's inability to understand themselves। यहाँ पर सैडनेस किसके लिए रेफर किया गया है कि लोगों की अनहैप्पीनेस। किस लिए उनको अनहैप्पीनेस हो रहा है? क्योंकि वो खुद सक्षम नहीं है, एबल नहीं है खुद को समझने में, उनके साथ क्या रॉन्ग है, वो किस चीज़ को लेकर परेशान है, कई बार उन्हें ही नहीं पता होता और बस परेशान लगे हुए होते हैं हर टाइम। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फेयर ऑफ डेथ, इस चीज़ में डेथ का भी फेयर आ जाता है। एंड द एम्प्टीनेस ऑफ लिविंग अ लाइफ फोकस ओनली ऑन मटीरियल परस्यूट्स विदाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। दूसरी ये भी चीज़ है कि हम हमारे लाइफ में एम्प्टीनेस के साथ जी रहे हैं, मीन्स कुछ मीनिंग नहीं है, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गोल्स के ऊपर है, मीन्स मनी एंड पावर, चीज़ों को एक्वायर करना, उसको बोलते हैं मटेरियल परसूट्स। तो हमारा सारा फोकस किस में है? मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स में ही है और बिल्कुल भी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, मीन्स हम अपने अंदर झांक कर तो देख ही नहीं रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो सैडनेस हो रही है उसकी यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं। मूविंग अहेड टू चूज द करेक्ट FOS, फिगर ऑफ स्पीच देखना है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, यहाँ पे AS दिख रहा है, एज और लाइक जिसमें आता है दैट इज सिमली, एज बिग एज डूम इज अ सिमली, कंपेरिजन बताया गया है इनडायरेक्ट वाला। लाइफ इज वॉट इट इज़ अबाउट, देखो लाइफ इज वॉट के बाद इट फिर से लिखा हुआ है, इट किसके लिए? लाइफ के बारे में लिखा है, तो अननेसेसरी रिपीटेशन हो रहा है वर्ड्स का, लाइफ इज अगेन एंड अगेन, सो दिस इज टोटोलॉजी, सेम आइडिया बार बार बताया जा रहा है। 27 इज पॉलिश ट्रैफिक, यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक किसके लिए यूज़ किया गया है? रिच लोगों के लिए यूज़ किया गया है। पास्ट विथ अ माइंड अहेड, तो यहाँ पे पोएम में भी बताया गया था कि जो रिच लोग हैं वो हाईवे से जा रहे हैं, आसपास के स्टॉल्स को ध्यान नहीं दे रहे और बस अपना माइंड स्ट्रेट करके अपने रास्ते सीधा सीधा वो लोग जा रहे हैं, अपने आसपास क्या है उसको इग्नोर करते हुए। तो यहाँ पे जो पॉलिश ट्रैफिक का वर्ड लिखा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है? रिच पीपल के लिए सजेस्ट कर रहा है, उनके ग्रुप को सजेस्ट कर रहा है। तो जब हम वन वर्ड यूज़ करते हैं फॉर मेनी वर्ड्स, एक शब्द के अनेक शब्द के लिए एक शब्द जब यूज़ होता है तो वो होता है मेटोनोमी। नेक्स्ट इज व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हेंस विल लाई, यहाँ पर ऐसे तो सिनेक्डॉट्स का भी यूज़ होना चाहिए, हेंस है पर ऑप्शन नहीं है, सो मेटाफॉर यूज़ करें। मेटाफॉर में डायरेक्ट कंपैरिजन दिया गया है टेरिफाइड हैंड्स जो कि शो कर रहे हैं उनके अंदर का फेयर, वो अंदर से कितनी ब्रोकन फील करती है, कितना अपसेट फील करती है, वो बताया गया। नेक्स्ट आर द क्वेश्चन आंसर्स। Answer the following questions. What are the ODs? ODs means बुरे experiences जो कि हमें खुशी नहीं देते. Aunt Jennifer is surrounded by, कौन से ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिससे आंट जेनिफर का पूरा लाइफ सराउंड किया हुआ है? बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भरे हुए हैं, क्या है वैसा? आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय द ओडील्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ के काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे उनकी लाइफ सराउंडेड है, विच सिम्बलाइज द रेस्ट्रिक्शंस एंड बर्डन्स प्लेस्ड ऑन हर बाय अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो सिम्बलाइज कर रहा है कि हमारे यहाँ जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मीन्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसकी वजह से उनकी लाइफ में कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें कितने बर्डन्स उठाने पड़ते हैं, उनके ऊपर इतने बर्डन्स डाले गए हैं, उन सब को मिलाकर जो भी इनके ओडील्स हैं वो यहाँ पर इस पोम में बताया गया है। शी फील्स ट्रैप्ड, वो फंसा हुआ फील करती है, ट्रैप फील करती है। एंड ओप्रेस्ड बाय हर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओप्रेस्ड का मतलब है कि काफ़ी दबा हुआ फील करना, प्रेशर फील करना,
These ordeals are so overwhelming that even in death she remains burdened by the weight of her struggle. ये सारे ordeals इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के हैं कि उनकी डेथ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो स्टिल इन सब बुरे एक्सपीरियंसेस में, इन सब स्ट्रगल्स के बर्डन में ही काफ़ी ज़्यादा ओप्रेस्ड हैं, प्रेशराइज्ड हैं, दबी हुई हैं. हर ट्रेम्बलिंग हिंड्स, ट्रेम्बलिंग मीन शिवरिंग करते हुए, काँपते हुए जो उनके हिंड्स हैं, जब वो अपने टाइगर्स को ड्रॉ कर रही है एम्ब्रॉयडरी करते हुए किसी कपड़े के ऊपर, तो उससे भी ये पता चलता है कि उनके अंदर कितना डर भरा हुआ है और उनके पास फ्रीडम नहीं है, वो काफ़ी सहमी हुई सी रहती है. तो दिस इज़ योर आंसर. नाउ मूविंग अहेड टू 30th नंबर, विच इज़ व्हाट डज द पोएट फील एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल. रूरल पीपल मीन्स गांव के लोग. सो यहाँ पे ये जो आंसर है वो रोड साइड स्टैंड पोम का है. पोएट क्या सोचते हैं रूरल पीपल की हालत को देखते हुए, प्लाइट मीन्स उनकी कंडीशन, उनकी दुर्दशा को देख के उन पोएट को क्या फील होता है. द पोएट फील्स डीप सैडनेस एंड एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब होता है कि हम खुद को उनकी प्लेस पे रख के देख रहे हैं. सो पोएट को काफ़ी डीप वाला सैडनेस फील होता है, एम्पैथी फील होता है रूरल पुअर के लिए, हु लिव इन पॉवर्टी, जो सदा के लिए पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं और कांस्टेंट बेसिस पे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हार्डशिप्स देखनी पड़ रही है. ही ऑब्जर्व्स देयर स्ट्रगल्स. वो जो पोएट है वो इन सारे लोगों का स्ट्रगल देखते हैं. लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज, उनकी लाइफ में बेसिक रिसोर्सेज की कमी है, मीन्स जो डेली लाइफ में चाहिए होता है वो भी नहीं है इन लोगों के पास. एंड द गैप बिटवीन देयर होप्स एंड रियलिटी. और जो वो लोग सोचते हैं, पूरे लोग सोचते हैं कि उन्हें ये चाहिए या उनके साथ ये अच्छा होगा, सरकार अच्छा करेगी, लोग अच्छा करेंगे, उनके ये होप हैं. पर होप के सामने जो वर्सेस रियलिटी है उनके बारे में, उनका जो गैप है वो भी पोएट काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये सब चीज़ों से वो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं. द पोएट इज़ पेन्ड बाय द इनजस्टिस दे इंड्योर. पोएट काफ़ी पेन्ड फील करते हैं. पेन यानी उनका दिल दुख रहा है ये सब देख के कि जो रूलर लोग हैं उनको कितना कुछ एंड्योर करना पड़ रहा है. एंड्योर का मतलब है बेयर करना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है या फिर फेस करना पड़ रहा है जितना भी इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है. और पोएट उनके लिए एक बेटर लाइफ की ही एक मनोकामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं. Their plight highlights the neglect and insensitivity of society towards their condition. ये जो कंडीशन है ये हाईलाइट करती है कि हमारे आसपास की सोसाइटी कितनी इनसेंसिटिव है, यानी जिसको दया नहीं आती, बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं आती इन सब लोगों के ऊपर जो इतनी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं. और हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, इनको नेगलेक्ट कर रही है. नेगलेक्ट कर रही है मीन्स इग्नोर कर रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही ऐसे लोगों की कंडीशंस पर. List the things that cause suffering and pain from the poem A Thing of Beauty. A Thing of Beauty जो पोम है उसके रेफरेंस से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सफरिंग पहुंचाती है, कुछ सहना पड़ता है, हमें सफ़र करना पड़ता है, हार्डशिप फेस करनी पड़ती है. तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है उसको लिस्ट आउट करना है. The poem mentions several things that cause suffering and pain, such as cruelty. पोएट कुछ पोएम के अंदर कुछ बताया गया है कुछ चीज़ों के बारे में जिनसे सफरिंग होती है, पेन होता है. जैसे कि वो कौन सी चीज़ें हैं. क्रुएल्टी, सेल्फिशनेस. क्रुएल्टी मीन्स किसी के ऊपर दया नहीं खाना. सेल्फिशनेस, अपना ही सोचना. लैक ऑफ नोबल वैल्यूज़, जो उसूल होते हैं, अच्छे एक्ट होते हैं, गुड एक्ट्स होते हैं, उनकी कमी होना. एंड द ग्लूमी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. और लाइफ के जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो काफ़ी दुखी हैं, दुखद हैं, हमें काफ़ी सैडनेस पहुंचाते हैं. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सैडनेस कॉज बाय अनफुलफिल्ड डिज़ायर. जो लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, उसकी वजह से जो सैडनेस आती है उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है. एंड द डार्क इमोशंस दैट वे हैवीली ऑन पीपल. डार्क इमोशंस जो कि लोगों के ऊपर हैं, उनका दबाव बना हुआ है, उसकी भी बात हो रही है. अच्छा, यहाँ पे डार्क इमोशंस का मतलब है कि कांस्टेंट फेयर फील करना, डिप्रेशन, एनजाइटी फील होना, किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करते रहना. तो ये सारे डार्क इमोशंस हैं जो अक्सर लोग इन सब के ट्रैप में फंसे रहते हैं और अच्छा फील नहीं कर रहे होते. However, the poems contrast this with the eternal beauty found in nature. ये सारी चीज़ें जो कि नेगेटिव हैं, नेगेटिव साइड पे हैं, डार्कर साइड पे है, पोएट क्या कर रहे हैं, इन सारी नेगेटिव चीज़ों का कंट्रास्ट कर रहे हैं ब्राइटर चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों के ऊपर. और वो अच्छी चीज़ कौन सी है, हमारे नेचर की एटर्नल ब्यूटी. एटर्नल ब्यूटी कौन सी ब्यूटी होती है, जो एवरग्रीन है, सदाबहार है.
जिसका कभी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, उसको बोलते हैं एटर्नल। सो एटर्नल ब्यूटी के साथ इन सब चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, कंट्रास्ट किया जा रहा है। और ये सारी जो ब्यूटी वाली चीज़ें हैं वो हमें हमेशा एक राहत फील करवाती है, एक होप फील करवाती है, और थोड़ा सा हमें इन सब चीज़ों से, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे डेविएट करती है, हैप्पीनेस पहुंचाती है। 32 is what symbol from nature does the poet invoke? इन्वोक करना मतलब मेंशन करना होता है। तो नेचर से कौन सा ऐसा सिंबल है जो पोएट हमें हाईलाइट करवा रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, बताने के लिए कि जो चीज़ हमें अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब है दिखने में लग रही है कि वो स्टिल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जान नहीं है, बट स्टिल उसके अंदर लाइफ है, तो वो हमें समझाना है। द पोएट इन्वोक्स द सिंबल ऑफ द अर्थ टू शो दैट लाइफ एग्जिस्ट इवन अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। पोएट अर्थ का एग्जाम्पल देके हमें बता रहे हैं कि भले दिखने में लगता है कि वो स्टिल है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, वो बेजान है, बट स्टिल उसमें जान है। अल्दो द अर्थ में सी मोशनलेस एंड साइलेंट, भले दिखने में लगता है कि जो अर्थ है वो मोशनलेस है, मूवमेंट तो नहीं कर रही है, काफ़ी शांत सी है, बट वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव है और लाइफ दे रही है, लाइफ को सपोर्ट कर रही है। दिस सिम्बलाइजेज दैट इवन इन मोमेंट्स ऑफ साइलेंस और इन एक्टिविटी, कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, बहुत साइलेंस है, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, बट देयर इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिन्यूअल। एंड फिर भी ऐसे पोटेंशियल तो है, चांसेस तो हैं ग्रोथ के और रिन्यूअल के। द पोएट एम्फसाइजेज द आइडिया ऑफ रीजनरेशन एंड होप थ्रू दिस सिंबल। तो ये सिंबल देकर पोएट हमें क्या बता रहे हैं कि हर बार जब भी लगता है सिचुएशन थोड़ी डेडलॉक टाइप है, पर फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वहाँ पर पूरे चांसेस हैं फिर से कुछ रीजनरेट करने से, नए से स्टार्ट करने के, और एक अच्छी वाली उम्मीद है। What do the parting words of the poet and her smile signify? पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है जब हम किसी को बाय कर रहे हैं, उनसे विदाई ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टिंग वर्ड्स। तो पोएट के कमाला दास के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं और उनकी जो स्माइल है एट द एंड, जब वो अपने मम्मा को बाय बोल रहे हैं, तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स एंड हर स्माइल सिग्निफाई होप एंड बिलीव डिस्पाइट द पेन ऑफ सेपरेशन। भले उन्हें बहुत पेन हो रहा है, उन्हें बहुत दुख हो रहा है अपनी मम्मा से सेपरेट होने का, स्टिल जो उनके पार्टिंग वर्ड्स हैं, उनकी स्माइल है, वो ये सिग्निफाई कर रही है कि पोएट के अंदर अभी भी होप है फिर से अपनी मम्मा से मिलने का, और एक बिलीफ है, वो इस चीज़ पे विश्वास रख रही हैं। हर स्माइल हाइड्स हर इनर सैडनेस एज शी ट्राइज टू अपीयर स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव फॉर हर लव्ड वंस। वो ऊपर से तो स्माइल कर रही हैं अपने दर्द को छुपा कर, और अपने लव्ड वंस मीन्स अपने फैमिली के सामने वो दिखा रही हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं काफ़ी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, उन्हें कोई सैडनेस नहीं है, बट स्टिल वो अंदर से सैड फील कर रही है और अपनी सैडनेस को स्माइल देकर हाइड कर रही है। इट रिफ्लेक्ट्स हर एफर्ट टू कम्फर्ट एंड गिव करेज टू बोथ हर सेल्फ एंड दोज शी इज़ लीविंग बिहाइंड। तो ऐसे ये पता चलता है, उनकी कोशिश दिख रही है हमें कि वो सामने अपनी फैमिली को भी कंफर्टेबल फील करवा रही है, खुद को भी कंफर्टेबल फील करवा रही है, और सामने अपनी फैमिली को भी एक हिम्मत दे रही है, एक पॉजिटिव होप दे रही है, और खुद को भी दे रही है। हर वर्ड्स एंड स्माइल सिम्बलाइज हर एक्सेप्टेंस। उनके वर्ड्स और उनकी जो स्माइल है, उससे ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने एक्सेप्टेंस किया है, यानी एक्सेप्ट किया है जो नेचर का यूनिवर्सल लॉ है लाइफ के बारे में। वो क्या है कि जो भी इंसान इधर आया है, जन्म लिया है, तो उसकी डेथ तो होनी ही है, एंड हर लव फॉर हर फैमिली। और वो भी सामने ये भी एक्सेप्ट कर रही हैं, और सामने ये भी इसमें ये शो किया गया है कि वो अपनी फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? यानी क्या रिक्वेस्ट है उन सारे लोगों की जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है हाईवे के साइड। द folk who had put up the roadside stand pleaded का मतलब है रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कस्टमर से कि थोड़ा सा रुक जाएं वो और उनसे कुछ सामान खरीद लें। दे होप टू अर्न सम मनी टू इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड एस्केप पॉवर्टी। जिन लोगों ने स्टॉल लगाया है उनकी सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि वो कुछ पैसे कमा लें और अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से रह पाएँ, थोड़ा सा पॉवर्टी से बाहर निकल पाएँ। देयर प्लेयर रिफ्लेक्टेड देयर डिज़ायर फॉर डिग्निटी एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनकी जो रिक्वेस्ट है वो ये शो कर रही है कि उनकी भी इच्छा है कि वो अपनी लाइफ थोड़ी सी डिग्निटी, इज़्ज़त के साथ रहें, और उनका जो रहना सहना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो, बस वो इतना सा चाहते हैं।
However, they were often ignored by passing travelers. पर अक्सर यही होता है कि पास में से जो भी इंसान जाते हैं, ट्रैवलर्स जाते हैं, वो इन्हें इग्नोर ही कर देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते, जिनकी वजह से ये रोड साइड स्टैंड वालों का फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो हमेशा बढ़ता रहता है. So we are done with the question answers. Read the following passage and answer the questions given below. अब ये चैप्टर एनिमल का पैसेज दिया है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. ही यहाँ पे किसके लिए है? डॉक्टर सदाओ हॉकी के लिए दिया गया है कि वो एक्सक्यूज से, किसी बहाने से अंदर जाते हैं गेस्ट रूम में. क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें वो अमेरिकन को देखना था. ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. इफ़ द अमेरिकन वॉज गॉन, अगर वहाँ पे वो अमेरिकन जिसको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, अगर वो वहाँ पर नहीं है, वो चला गया है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? अपनी वाइफ हैना को बताएंगे कि जनरल से बात हो गई थी और जनरल ने जैसा बोला था कि उसे वहाँ से हम उठवा लेंगे, तो वैसा हो चुका है. बट व्हेन ही ओपन द डोर, पर जब वो डॉक्टर अंदर जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा? दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द शैगी ब्लॉन्ड हेड. शैगी ब्लॉन्ड हेड का मतलब होता है कि बड़े घने बाल जो बिखरे हुए हैं, और ब्लॉन्ड मीन्स थोड़े से गोल्डन हेयर. तो उन्हें वही दिखता है कि पिलो के यहाँ पर वो जो अमेरिकन है जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं, गोल्डन है, वो स्टिल वहाँ पर है. ही कुड हेयर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप. उस पेशेंट की, उस अमेरिकन की शांति से एकदम ब्रीथ वाला आवाज़ डॉक्टर को सुनाई देता है. एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली. और वो शांति से दरवाजे को बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. और डॉक्टर बाहर जाकर हैना अपनी वाइफ को बताते हैं कि ही इज़ एस्लीप, वो सो रहा है. ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट. अगर वो इतना शांति से सो रहा है, उसे इतनी अच्छी नींद आ रही है, मीन्स वो रिकवर अच्छे से कर रहा है, उसकी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से है. सो वो ऑलमोस्ट ठीक हो रहा है या ठीक हो गया है. क्वेश्चन आंसर्स. व्हेन डिड ही गो इनटू द गेस्ट रूम? वो कब जाते हैं? डॉक्टर गेस्ट रूम में कब जाते हैं? सो ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले ही सवेरे जाते हैं. ही मेड एन एक्सक्यूज़ टू चेक द रूम फर्स्ट. उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि मुझे रूम को देखना है. और इंटेंडिंग का मतलब है कि वो एक्चुअली चाहते थे उस अमेरिकन को देखना, पर उन्होंने बहाना बनाया था कि मैं रूम को सिर्फ चेक करके आता हूँ. सो इंटेंडिंग टू सी इफ़ द अमेरिकन वॉज गो ऑन एज पर द जनरल्स प्लान. तो जनरल का जो प्लान था कि वो अपने कमांडोज को भेजेंगे और इस अमेरिकन को वहाँ से लेकर के जाएंगे. सो जनरल ने अपने प्लान के मुताबिक काम किया है या नहीं किया है, उनको एक्चुअली वो देखना था. वॉट डिड ही फाइंड इन द रूम? वो जब डॉक्टर रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? तो उन्हें ये दिखता है कि शैगी ब्लॉन्ड हेयर है, मीन्स वो अभी भी वहीं पर है, और वो काफ़ी शांति से सो रहा है, ब्रीथ ले रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उसकी रिकवरी काफ़ी तेज़ है. इन द रूम ही फाउंड द अमेरिकन सोल्जर स्टिल देयर, peacefully sleeping on the pillow. The sight of the soldier's shaggy blonde head and the sound of his calm breathing reassured him that the man was recovering. So, moving ahead, next passage. Uh, Read the following passage and answer the questions given below. There was, ये विस्तास का पैसेज है, द थर्ड लेवल वहाँ से लिया गया है. देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर. स्पिटन्स क्या होता है? ये ऐसे टून्स होते हैं, ऐसे बिन्स होते हैं जो स्पिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. अब यहाँ पे स्पिट क्या किया जा सकता है? तो बहुत बार टबैको स्पिट होता है, या फिर सिगरेट्स फेंकनी हो लेफ्ट ओवर, उसके लिए यूज़ होता है. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट, यानी थोड़ी सी झलक थी लाइट की. caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. अब ये जो राइटर बता रहे हैं तो उन्होंने बताया कि कुछ वहाँ पे लाइट थी, स्पिटन्स थे, और एक मैन को उन्होंने देखा जिन्होंने एक गोल्डन वॉच रखी थी अपने वेस्ट पॉकेट में. वेस्ट पॉकेट वो होता है जो शर्ट्स में होता है, कोट्स में होता है, चेस्ट के साइड पे. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. अब ये जो क्लॉक है वो राउंडेड शेप की होती है, जिसका ऊपर से एक कवर होता है जो जो ओपन एंड क्लोज होता है. सो फटाफट से उस वॉच को निकाला, फटाफट से टाइम देखा, और फिर से उसको एक रिएक्शन देके उस वॉच को अंदर रख दिया. वो इंसान ने क्या पहना था? एक डर्बी हेड पहनी थी, अ ब्लैक 4 बटन सूट पहना था विद टाइनी लैपल्स. लैपल्स मीन्स कॉलर्स को बोलते हैं. एंड ही हैड बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्ताच. ये उसके मूँछों का स्टाइल बताया गया है. यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो फोटो देखने के लिए. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19, 90 something.
I never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं राइटर कि जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने देखा कि सब लोगों ने 18th 19th सेंचुरी के जो लोग होते हैं पुराने ज़माने के वैसे वाले कपड़े पहने हैं, और मैंने कभी भी इतने ज़्यादा फैंसी बियर्ड्स और साइड बन्स जो ये हमारे कानों के साइड में साइड बन्स होते हैं, इतने फैंसी, इतने ज़्यादा मुस्ताज, जैसे इतना सब पहले नहीं देखा है। ये अक्सर पहले था, अभी मॉडर्न वर्ल्ड में सब लोग इतना नहीं रखवाते हैं। वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमन वहाँ से आती है ट्रेन गेट से। उन्होंने ऐसा ड्रेस पहना था जिसके जो स्लीव्स हैं वो मटन शेप्ड के थे, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। बैक ऑफ हर, उनके पीछे ट्रैक्स थे, यानी रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ना वो। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप स्टैक। यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है कि राइटर ने क्या देखा, एक ट्रेन को देखा, और वो जो ट्रेन है उसमें लिखा है कि उसका नाम क्या है, कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, जिसके ऊपर एक फनल शेप स्टैक है। फनल शेप स्टैक का मतलब होता है कि एक फनल शेप का ट्रेन के ऊपर की साइड लगा हुआ होता है जहाँ से धुआं निकलता है, तो वो भी देखा। एंड देन आई न्यू, सो यहाँ पे पैसेज फिनिश हो गया। वॉट डिड ही सी अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के आसपास हमारे राइटर को क्या दिखता है, तो एक मैन दिखता है जो अपने वेस्ट पॉकेट में से गोल्ड वॉच निकालता है। द मैन ओपन द कवर, कवर खोलता है, टाइम देखता है, वॉच के ऊपर ग्लैंस करता है, नहीं अच्छे से ध्यान से देखता है। एंड फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट का मतलब होता है एक रिएक्शन देता है। वॉट डिड ही नेवर सी इन हिज लाइफ, अब तक पोएट नहीं सॉरी राइटर ने क्या देखा, क्या नहीं देखा है जो वो आज देख रहे हैं। तो उन्होंने इससे पहले कभी इतने ज़्यादा मुस्ताज, इतने फैंसी साइड बन्स, ऐसे कपड़े नहीं देखे थे, क्योंकि ये बहुत पहले के ज़माने के थे। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल विद बियर्ड्स, साइड बन्स एंड फैंसी मुस्ताजेस। एवरी वन इन द स्टेशन लुक लाइक दैट, लुक लाइक दे वर फ्रॉम द 1890s। तो 1890s के ज़माने के लोग हैं, सब ऐसा ही लग रहा था। वॉट डिड ही सी बिहाइंड द वुमन, उस वुमन के पीछे क्या देखा था, तो उस वुमन के पीछे ट्रेन देखी थी, उसका नाम भी लिखा है कंपनी का, कुरियर एंड आइव्स। ही सॉ अ स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप स्टैक ऑन द ट्रैक्स बिहाइंड द वुमन। एंड विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन सी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन।